बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह एक ही है कि अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, मुल्क कौम के लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के पहले सेगमेंट से, एक दिन एक डे की। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के हवाले से ये बात याद रखिए कि कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान किया है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि अल्लाह पाक ही फरमाता है कि अल्लाह की बारगाह में ये गोश्त और ये खून नहीं पहुँचेगा, ये हरगिज़ नहीं पहुँचेगा। अल्लाह की बारगाह में क्या पहुँचता है? तक़वा पहुँचता है। यानी तक़वा इंसान के दिल की कैफ़ियत का नाम है कि जिसमें इखलास है, जिसमें अच्छी नीयत है, अल्लाह से महब्बत है, अल्लाह से ताल्लुक़ है, ये तक़वा है। यानी अगर हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं, तो फिर हमें ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि ख़ुद नुमाई, नुमाइश और दिखाना ये हमारी नेकियों को ज़ाया करने का बाइस बनता है। एक शख्स वो है कि जो एक छोटा सा जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता है, उसके मुकाबले में वो शख्स है कि जो बहुत ख़र्च करके लाखों रुपया ख़र्च करके जानवर लाता है, लेकिन उसका मकसद नुमाइश है, ख़ुद नुमाई और दिखाना है। तो वो शख्स के जो एक छोटी सी बकरी या छोटा सा जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर रहा है, उसका सवाब कहीं ज़्यादा है उस शख्स से कि जो सब कुछ दिखावे के लिए करता है। तो कुर्बानी में इस बात को पेशे नज़र रखना चाहिए कि हम ये अमल अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। अगर इस मामले में ज़रा भी दुनियावी मकसद और मनफ़त हमारे सामने रही तो यकीन कीजिए तो कि ये सवाब फिर ज़ाया हो जाएगा। कुर्बानी दरहकीकत फ़लसफ़ा है और तालीम है इस बात का कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा ईसार, सेक्रीफ़ाइस और कुर्बानी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि जब भी ज़िंदगी में आला मकासद होते हैं, आला अहकाम होते हैं और आला ज़िंदगी होती है, तो उसके लिए फिर इंसान को गिव एंड टेक पर चलना पड़ता है। तो कुर्बानी, ईसार, अल्लाह की बारगाह में अपने जानवरों की, अपने माल की, अपनी जान की, अपने वक्त की कुर्बानी दरहकीकत ये आला मकासद के हुसूल के लिए होती है। जज़ाकल्लाह, ये था जी आज का पैगाम जो कि आपके साथ शेयर किया। आज कुछ हमने प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज किया है क्योंकि हम चाह रहे थे कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ें आगे होने जा रही हैं, उनके हवाले से भी डिस्कशन करें। एक बड़ा मामला है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, शहर में जराइम क्योंकि बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारी पुलिस कितनी एक्टिव है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, वो भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन के हवाले से क्या प्लान है। फिर इसके साथ साथ कल हमने आपके साथ खबर शेयर की थी, पनागाहों के हवाले से भी एक प्लान बनाया जा रहा है। जितने मनशियात फ़रोश हैं, मनशियात के आदी अफराद हैं, उनको वहाँ मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मनशियात फ़रोशों को भी निमटने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या प्लान है। फिर भिखारियों के हवाले से टाइम टू टाइम मुहिम चलती है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराऊंगी जी। सुहेर चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, DIG ऑपरेशन है, और इरफान मलिक हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, यूजुअली इरफान फ्राइडे को हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज DIG साहब को हमने इसलिए मदऊ किया है कि हमने बात करनी है शहर में कुछ अपकमिंग इवेंट्स के हवाले से, कुछ हमारे यहाँ जो सूरत हाल चल रही है लॉ एंड ऑर्डर की, जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं सुहेल चौधरी साहब से। सुहेल साहब, आई एम सॉरी, अब इशू ये ऐसा है कि सबसे पहले हमें यही पूछना पड़ रहा है कि क्यों शहर में जराइम इतना बढ़ता चला जा रहा है। देखें, जराइम जो है वो अब शहर की आबादी के साथ है, आबादी के तनासब के लिहाज से है। शहर में जो आपकी मोटरसाइकिल्स होते हैं, वैल्यूएबल्स होती हैं, इनको जब आप किसी पर्सपेक्टिव में देखते हैं और ये देखते हैं कि कितने केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कितनी कॉल्स आ चुकी हैं, तो एट टाइम्स लोगों को ये फील होता है कि क्राइम में शायद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है।
अब ये क्लेम कि क्राइम कम है या क्राइम ज़्यादा है, ये इसका बिल्कुल बहस ख़त्म हो चुकी है। बिकॉज सेफ सिटी हमारे पास एक ऐसा टूल है लाहौर में कम से कम, जो हमारी तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करती है, मॉनिटर करती है। अगर आप जनवरी से लेके अब तक, मेरे पास तमाम फिगर्स हैं, मैं इरफान से शेयर भी कर लूँगा, जनवरी से लेके अब तक अगर हम 15 की कॉल्स देख लें, बिकॉज देखें किसी भी शहरी को प्रॉब्लम होती है तो पुलिस को बुलाने के लिए 15 की कॉल करता है। तकरीबन 5% या 10% आप बात कर लें, किसी केस में वो थाने आ जाते, लेकिन नॉर्मली वो कॉल करते। तो अगर आप क्राइम को ये देख लें कि 15 की कॉल्स में डिक्रीज़ कितना आया है जून के महीने में, तो आई एम श्योर कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्राइम में कमी ज़रूर है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि कॉल्स की कन्वर्जन इनटू केसेस वो बहुत ज़्यादा कर दी गई है। 74% जो कॉल्स हैं ये लाहौर में फ़र्स्ट टाइम हुआ है पिछले जितने भी सालों में। आप 15 का डाटा निकाल के सेफ सिटी से चेक कर सकते हैं। मेरी इस बात को वेरीफाई किया जा सकता है कि अगर 15 का जो डाटा है उसमें कॉल्स कितनी आई हैं और उनको कन्वर्ट कितना गया है FIR में, तो 74% कॉल्स को कन्वर्ट किया गया है। बिकॉज ये हर शहरी का ये राइट है, हर शहरी का ये हक है कि जब वो कॉल करता है तो उसकी कंप्लेंट को, या कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, उसमें फ्रंट डेस्क के ऊपर जाके उसकी ई-टैग नंबर लगता है, उसकी कन्वर्जन कितनी है। तो उसमें अब हमारे जो CCPO हैं वो हर कॉल को हर रोज़ मॉनिटर करते हैं, उनके पास परफॉर्मर्स हैं, हमारी पूछगछ होती है, हमारे SPs की पूछगछ होती है। तो ये 74% कन्वर्जन है, जिससे बहुत लोगों को ये पता चलता है कि शायद क्राइम बढ़ गया। क्राइम रजिस्टर्ड होगा तो क्राइम रुका जाएगा। बिकॉज अगर आप क्राइम को रजिस्टर ही नहीं करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे कि हम क्राइम से फ्री लोगों को कर रहे हैं, तो आई थिंक ये लोगों के शहरियों का ये हक जो है वो बहुत ज़्यादा आप मार रहे हैं। कन्वर्जन के बाद फिर आप देखेंगे चलान कितना है, अरेस्ट परसेंटेज कितनी है। तो ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आइंदा 1 से 2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा इसमें कमी नज़र आएगी। जितने हमारे केसेस पेंडिंग है वो डेफिनेटली मैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको बताऊंगा। लेकिन कन्वर्जन और कॉल्स, कन्वर्जन ज़्यादा हुई है और कॉल्स कम हुई हैं, ये आप दोनों चीज़ें सेफ सिटी से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हालात बेहतरी की तरफ ही जाएं। इरफान हमें खबरें देते हैं कि शहर में फ़लाँ जगह ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ऑब्वियसली आपको अफसोस होता है कि मतलब इतना बड़ा शहर है और हम कहते हैं कि हमारे पास तमाम जदीद सहूलियात भी हैं, उसके बावजूद हर गली मोहल्ले के लेवल पे कुछ वारदातें तो इरफान हम ये भी बताते हैं कि रिपोर्ट ही नहीं होती। क्या कहेंगे आप? अना बिल्कुल, इसमें जैसे चौधरी साहब ने बताया कि हमारे पास टूल्स हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, सेफ सिटी है। लेकिन अगर हम सेफ सिटी अथॉरिटी की बात करें, जब ये बनाई गई थी 2018 में, उससे लेकर आज का क्राइम अगर आप देखें तो ये डे बाय डे बढ़ा है। इसमें सेफ सिटी बनाने का पर्पज़ ये था कि शहर को महफूज बनाया जाए, लेकिन इसका कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो बेसिक वजूहात हैं कि जितनी गुर्बत, महंगाई, ये चीज़ें जब से ज़्यादा होनी शुरू हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हुई है। देखें पिछले 2 साल आपको कोविड के नज़र आए, कोविड में अनएम्प्लॉयमेंट आपको पीक पे नज़र आई, उसके बाद महंगाई का दौर एक चला, उसकी वजह से क्राइम की रेशो जो है वो बढ़ती है। फिर उसमें एक बहुत ही मेजर फैक्टर जो है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन में देखें, क्राइम हर जगह पे पूरी दुनिया में क्राइम होता है, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, उनको सज़ाएं दिलवाते हैं। असल इशू ये है कि हमारे पास कन्विक्शन का जो रेट है वो हमारे पास 0% से भी शायद कम होगा। कि हमने मुल्ज़िमान अगर पकड़ते हैं, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है उसके अंदर ऐसे सुकम मौजूद हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसको अदालतों में लेके जाती है। नाक़िस तफ्तीश, शवाहिद की पूरे ना होने, प्रोसिक्यूशन का कमज़ोर होना, ये हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचाती हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप देखें कि इससे फ्रूटफुल उन लोगों के लिए काम क्या होगा कि अगर कोई 1-2 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात कर रहा है, तो मैंने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग की तारीख में, या चौधरी साहब ने अपनी फील्ड में जब से ये आए हैं, इन्होंने कभी आज तक नहीं देखा होगा किसी चोर को सज़ा जो है वो मुकम्मल मिली जो उसकी कानून के मुताबिक। यही सबसे बड़ी वजह है कि आप जराइम रोक भी नहीं पाते हैं कि कभी किसी को करार वाक़ई सज़ा नहीं दी गई। ज़्यादती के वाक़यात, तेज़ाबगर्दी के वाक़यात, इनमें जब तक इन अफराद को हम मिसाल नहीं बना देते, ये वाक़यात जो है कम नहीं हो सकते। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है सुहेल चौधरी साहब, ये वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं, माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ज़्यादती के वाक़यात, तेज़ाबगर्दी के वाक़यात, इनकी रोकथाम के लिए ऑब्वियसली हमें पूरे माशरे को अपना किरदार अदा करना है। पुलिस कितनी एक्टिव है? देखिए, पुलिस जो है इस माशरे का एक हिस्सा है। पुलिस इस माशरे का उसी तरह हिस्सा है जिस तरह के हम तमाम शहरी हिस्सा हैं। हम माशरे के लोग हैं, ज़ाहिर है हमारे भाई बहन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, हम माशरे से ही स्ट्रेंथ लेते हैं, माशरा ही हमारी ताकत है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का सिर्फ 1% या 2% पूरी सेगमेंट में आप कह लें रोल है।
लेकिन माशरे को एज ए होल जब एक दफ़ा ट्रांसफॉर्म करना, माशरे को अपना एक रोल प्ले करना, जो लोग गलत करते हैं उसको रोकना या उसकी रिपोर्टिंग करना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जब आप बात करें तो पुलिस इसमें एक हिस्सा है, ज़ाहिर है जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन है, इसमें कोर्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं बिल्कुल इस बात को इरफान साहब की सेकंड करता हूँ कि अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी करने की ज़रूरत है कि कन्विक्शन रेट जब बढ़ेगा उसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की भी रिफॉर्म्स की जा रही हैं। हमारी जुडिशरी बहुत एक्टिव है, लेकिन अभी तक कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए हर तीनों इसमें डिपार्टमेंट्स को काम करने की ज़रूरत है। मुलजिम पकड़े जाते हैं, बिल्कुल आपने कहा तजाब गर्दी का आपने वाक़या किया, 3 घंटों के अंदर पुलिस ने पकड़ के दोनों मुलजिमान को पकड़ा और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके गए हैं। हम उम्मीद भी करते हैं कि जितने भी तमाम शवाहिद हैं, तमाम चीज़ें, अब तो हमारे पास फोरेंसिक लेबॉर्ट्री पास वीडियो एविडेंसेस हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मजीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, आप देखती जाएंगी। ठीक है जी, ये तो हम देख रहे हैं कि जी पुलिस की जानिब से अपना काम मुकम्मल किया जा रहा है। आगे कुछ जब मामलात अदालतों में जाते हैं फिर वो बहुत लंबे हो जाते हैं और उस पर फिर हम जो कहते हैं कि जी आपने वाकई ही किसी को मिसाल बनाना है ताकि ये वाक़यात रुक सकें, वहाँ पर कहीं ना कहीं गैप आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ हम देखते हैं कि मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं और फिर जो लोग इन कामों में मुलविस हैं वो कहते हैं किसी का क्या बिगाड़ लिया गया है। सो वो सिलसिला उसी तरह से चलता रहता है। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इलेक्शन के हवाले से लाहौर पुलिस की तैयारियां क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमने देखा कि अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड फायरिंग के हुए और ये जो ज़ाती दुश्मनियाँ हैं, सियासी दुश्मनियाँ हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर आगे जाके जब इलेक्शन करीब आते हैं तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई अफसोसनाक वाक़या हो। ऐसे में पुलिस को अपनी पूरी प्लानिंग रखनी पड़ती है। सुहेल चौधरी साहब, क्या प्लान है आपके? जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज लाहौर में जिन पे इलेक्शन हो रहा है, इसकी तकरीबन 465 पोलिंग स्टेशन हैं। अगर आप पोलिंग बूथ देखें तो तकरीबन 1465 पोलिंग बूथ्स हैं। इसके लिए एक बहुत जामे सिक्योरिटी लगा दी गई है और सिक्योरिटी सिर्फ इलेक्शन डे के लिए नहीं है, ये सिक्योरिटी पिछले हफ्ते 10 दिन से कैंपेन वगैरह जब इनकी चल रही है बिल्कुल जो कैंडिडेट्स हैं, हमने लास्ट टाइम ये फैसला किया कैबिनेट सब कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने कि लाहौर को असले से पाक किया जाए और उसके लिए जो लाइसेंसी असला है उसको भी कोशिश किया जाए कि परमिट्स हैं उनको भी डिस्करेज किया जाए। तो हमने जितने भी हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, टॉप 3 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको पुलिस के गनमैन दे दिए, 2-2 गनमैन दे दिए, सो दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। कोई ये शख्स ये क्लेम ना कर सके कि इनको पुलिस की सिक्योरिटी मिल रही है, इनको नहीं है। तो हमने अक्रॉस द बोर्ड तमाम को गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद जो DIC हमारी होती है उसमें हमने पुलिस की सिक्योरिटी दे दी है। दूसरी बात है कि हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं उसके लिए तो इलेक्शन वाले दिन पोलिंग होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं उनके साथ ड्यूटी लगा दिया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन के ऑफिसर हैं, उनके साथ ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। फिर जितने भी हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट उनके इलेक्शन के ऑफिसेज हैं वो हमने आइडेंटिफाई करके उनके इर्द गिर्द पेट्रोलिंग, हैंग अराउंड सिक्योरिटी, हमारी जो डे टू डे पेट्रोलिंग है। आपको पता है कि इलेक्शन की एक्टिविटीज़ नॉर्मली आजकल गर्मी की वजह से शाम को शुरू होती है, तो नाकाजात, वहाँ पे पुलिस की चेकिंग, वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस रखी है, सो दैट कभी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो कि जिसमें खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा हो सके, कोई ऐसी चीज़ हो सके। ज़ाब्ता अखलाक की बहुत ज़्यादा पाबंदी हम करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी किया हुआ है और ये ज़ाब्ता अखलाक कैंडिडेट्स को भी बता दिया गया है और उसकी पास जारी करते हुए अगर कोई कॉर्नर मीटिंग्स हैं तो पुलिस को बताई जाएंगी। अगर कोई इन्होंने कोई छोटा जलसा या मिनी गैदरिंग करनी है तो उसकी इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल ली जाएगी। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों के लिए लाहौर पुलिस ने एक बहुत एलेबोरेटिव सिक्योरिटी प्रोग्राम बना दिया है जिसकी सुपरविजन हमारे SPs करते हैं, SSPs हैं वो करते हैं, मैं खुद इसकी सुपरविजन करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब तकरीबन 1 महीने से भी काम रह गया है कि इसमें जो इलेक्शन की एक्टिविटीज़ हैं ज़ाहिर है वो आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम होंगे। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं इरफान। माजी में भी हमने देखा सिक्योरिटी के साथ भी कुछ वाक़यात हो जाते हैं, तो क्या समझते हैं आप, इसकी क्या वजूहत होती हैं? आप तो मौके पर समटाइम मौजूद भी होते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। आप इस इलेक्शन को अगर मद्देनज़र रखें तो इसमें जो ये चंद रोज़ पहले जो एक अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान हुआ था, ये क्या था? कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात के ऊपर बात इस हद तक चली कि एक दूसरे पे गोलियां तान ली, एक दूसरे पे वो कुर्सियां मारनी शुरू कर दी, पथराव करना शुरू कर दिया और उसके बाद पुलिस ने क्विक एक्शन किया और उसमें तमाम लोग पकड़े तो गए। लेकिन बात यह है कि एक अदम बर्दाश्त जो लीडर्स हैं
उनको अपने कारकुनों को कंट्रोल में रखना उनकी जिम्मेदारी है। अगर किसी कारकुन कोई अग्रेसिव है तो उसको कंट्रोल अगर उसका लीडर नहीं करेगा तो वो माशरे के लिए भी खतरा होगा, अमन व अमान का लिए भी वो खतरा होगा, तो उसका जो नुकसान है वो उस कैंडिडेट को भी होगा। क्योंकि अगर उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से माशरा जो है वो उसमें जो अमन व अमान का ख़तरा पैदा होता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उस कैंडिडेट को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट जो है जब तक ये अपने जो कारकुन हैं उनको इस चीज़ के ऊपर बावर नहीं करवा पाएंगे कि हमने अमन व अमान के साथ इलेक्शन में पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ना है, ये लोग नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये मामला ख़राब होते हैं। ये लोग अग्रेसिव करते हैं उनको, अपने कारकुनों को, जिसकी वजह से वो लोग बाहर जाके किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होते और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करते हैं। अच्छा जी, एक और बहुत अहम चीज़ है जिससे हम देख रहे हैं नौजवान मतलब अपने आप में बहुत ही वो सोशल मीडिया पर अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए आई डोंट नो क्या ये जो असलहे की नुमाइश है, आपने बताया कि लाइसेंस प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, लेकिन हम देखते हैं हर दूसरा बंदा टिकटॉक बना रहा है, असलहे की नुमाइश कर रहा है, फायरिंग की वीडियोस आ रही हैं। इस पे मेरे ख्याल से बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत भी है और इस पर एक्शन भी लिया जाता है। अगर कोई ऐसी वीडियो हमारे सामने आती है तो पुलिस के ऊपर केस रजिस्टर करती है, पुलिस पकड़ती भी है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा जो ट्रेंड आप जिक्र कर रही हैं, ये ट्रेंड अब खिलौनों से बढ़ के रियल टाइम जो है चीज़ों पे आ गया है। हाँ, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि जब हमने मुलजमान को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टॉय पिस्टल थी, लेकिन वो तासर यही देती है कि वो एक्चुअल थी। बिल्कुल। अब ये चीज़ें करते कराते ज़ाहिर आपको पता है कि बहुत बदएहतियाती भी हो जाती है कि जिसमें कि पिस्टल जो एक्चुअल अगर हो और चल जाए तो ज़ाहिर है वो फिर इंसानी जान जा सकती है। इसको माशरे में हम डिस्करेज तो करें, लेकिन आई थिंक ये तालीमी इदारों में ख़ास तौर पे घरों में ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस चीज़ पे डिस्करेज करें। अगर किसी वजह से असला घर में रखने की ज़रूरत भी है, पहली तो बात है कि असला होना नहीं चाहिए, किसी वजह से असला है तो उसको लॉक एंड की के अंदर रखें, पेरेंट्स का कंट्रोल हो उसके अंदर, ताकि ये चीज़ें बच्चों के या ऐसे नौजवानों के हाथ में ना जिसको कि वो अपने एडवेंचर के लिए अगर यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से काम शुरू होता है, फिर आगे जाके ये चीज़ें मजीद फैलती जाती हैं, इंतशार का बाइस बनती हैं। बगैर लाइसेंस जिन लोगों के पास असला है, सज़ा क्या होती है, ज़रा बता दीजिए, ज़रा लोगों को पता चल जाए। देखिए इसमें वेरी करता है, मुख्तलिफ प्रोहिबिटेड बोर है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर है, असले की मुख्तलिफ टाइप्स है, लेकिन इसमें जो अगर कन्विक्शन हो जाती है तो कन्विक्शन के साथ 2 साल से लेकर 10 साल तक भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में जब असला लाया जाता है, अब आप रिसेंटली आप देखें कि एक सियासी पार्टी जब उन्होंने बहुत ज़्यादा असला हमारे जो लास्ट लॉन्ग मार्च के दिन हमने पकड़ा, बहुत ज़्यादा तादाद में असला पकड़ा गया, तो जब वो असला पकड़ा गया तो उसकी हमने कॉग्निजेंस ली, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा तो लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया गया, बिकॉज इतना ज़्यादा भारी तादाद में असला, उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, उसकी कोई रीज़न भी सामने आनी चाहिए। तो हम लाहौर पुलिस इस लिहाज से बहुत एक्टिव है। अभी रिसेंटली हमने एक और इस तरह का हमने एक ऑपरेशन किया है जिसमें कि एक शख्स है, उनका ताल्लुक मीडिया से है, उनके पास 24 असले के लाइसेंस हैं। अगर ये देखा जाए कि एक शख्स के पास 24 लाइसेंस की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मकसद क्या है? अगर उन्हें अगर फॉर एग्जांपल उनकी दुश्मनी है या कोई ऐसी चीज़ है तो अपने एक जस्टिफाइड तरीके से हुकूमत से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने उनके लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए होम डिपार्टमेंट को लिखा है, बिकॉज ये चीज़ दूसरों को भी फिर फोर्स करती है कि अगर वो लोग देखते हैं कि डाले पीछे लगाए गए हैं और डालों को हमने क्रैकडाउन भी बहुत ज़्यादा किया है, उनमें लोग असला लेके फिर रहे हैं, गनमैन्स बिठाए हुए, तो सोसाइटी में अदम बर्दाश्त और अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास होता है। और लोगों को लगता है कि ये तो फिर सभी लोग कर सकते हैं, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एज ए वुमेन एक मुझे चीज़ लगती है, क्योंकि मैं जब भी आऊँ ड्राइव करके मैं देखती हूँ बहुत सारी लड़कियाँ अब माशाल्लाह से हमें नज़र आ रही हैं, बाइक्स चला रही हैं और स्कूटीज़ चला रही हैं। गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया स्कूटीज़ दी जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए एज ए सोसाइटी कि वो ख़वातीन जो कि अपने घरों से काम करने के लिए निकल रही हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुद जा रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बाइख्तियार हो रही हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभाल रही हैं, तो मुआशरा कैसे उनको सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए कोई प्लान है? जी हाँ, लास्ट टाइम आपने देखा होगा, आज से तकरीबन 1 साल पहले के करीब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और पंजाब पुलिस ने विमेन हरासमेंट जो के केसेस बड़े एंटी हरासमेंट सेंटर्स पूरे पंजाब में बनाए गए। लाहौर में मैं था, लाहौर में भी एक हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एक सेंटर बनाया गया। फिर जो हमारे फ्रंट डेस्क हैं उनमें भी एक सेपरेट काउंटर्स हैं। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी जो सीनियर लेडीज़ हैं, जब भी किसी किस्म का या ऐसा
ये वाक़या देखती हैं और वो सोचती हैं कि उनको एज ए सोसाइटी ये सोचते हैं ना कि अच्छा पुलिस तक चले गए तो घर से जो है वो मुआशरे में क्या इम्पैक्ट जाएगा, फैमिली वाले लोग क्या कहेंगे। अब आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं, जो चीज़ें आपका राइट है, अपने राइट के लिए आगे बढ़ें, आवाज़ बुलंद करें। ये हमारे मुहाफ़िज़ हम लोगों के लिए मौजूद हैं। सो अगर कोई ऐसी मुश्किल है तो ज़रूर आप पुलिस से रब्ता कर सकते हैं। अभी हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमने कुछ जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है पनाहगाहों के हवाले से कि वो लोग जो कि नशे के आदी हैं, अब बार बार कहा जाता है कि कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, तो प्लान इसका क्या है, इसकी तरफ हम आएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको कहेंगे और सुहेल चौधरी साहब और इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बारहा इशू ये आता था कि नशे के आदी अफराद जिनको हम जगह जगह पर शहर में देखते हैं, कभी दाता दरबार के बाहर, कभी चुबुर्जी के पास, तो इनको उठा के लेके कहाँ पर जाएंगे, एक बहुत बड़ा इशू है वाकई। और ये लोग जो हैं वो दूसरों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। बहुत दफ़ा हमारी टीम पर हमला हुआ, हम लोगों ने वो भी रिपोर्ट किया। सुहेल चौधरी साहब, क्या इसके लिए प्लान बनाया आपने? जी, इसको ड्रग्स को अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। एक तो वो हैं जो ड्रग्स सप्लायर हैं, ड्रग्स बेचती हैं, ड्रग्स लाते हैं, उनके ऊपर तो पुलिस, ANF, एक्साइज एंड नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है, तमाम के हैं। और अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर उन्हें नशा एक सर्टेन क्वांटिटी में ना मिले तो वो फौत भी हो सकते हैं। आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि 2022 में हमारे पास 102 कॉल्स ऐसी आई हैं कि जो डेड बॉडीज़ मिली हैं, जो नशे से आदी अफराद थे जो फौत हो चुके। ये अभी 2022 का पहले 6 महीने तकरीबन उनको पेश किया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाहौर शहर से ही शुरू किया जा सके। बिकॉज अगर लॉ में देखा जाए तो सेक्शन 52 और 53 जो है CNSA कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स का, उसमें बैतुल माल और सोशल वेलफेयर की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को रजिस्टर किया जाए, फिर इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। किसी भी वजह से रिहेबिलिटेशन सेंटर पंजाब में ना बन सके, अगर बन भी सके हैं तो वो एक मुल्तान में है, लेकिन लाहौर में शायद अभी तक नहीं है। तो अब इन शहरियों को बेचारों उनको उनके हाल पे छोड़ देना और इनको इस हालत में छोड़ देना कि कल इनकी डेथ हो जाए, तो आई थिंक ये ज़्यादती है। इंसानी जान बहुत कीमती है। तो हमने ये एक प्रपोजल बनाई है कि लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इमीडिएटली या तो हमें वार्ड्स दी जाए। तो सेक्रेटरी हेल्थ जो हमारे हैं पंजाब में, उन्होंने ये कहा है कि मेंटल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है हमारा शादमान में, उसमें 80 बेड्स की गुंजाइश है, तो हम उनको वहाँ पे कुछ लोगों को कन्वर्ट कर भेज सकते हैं, लेकिन 80 से बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये एक प्लानिंग की है कि अगर हम गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दें कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने में बहुत देर लगेगी, तो उससे पहले जो पनाहगाहें हैं हमारी शहर में 8 से 10 पनाहगाहें हैं, उनमें से कुछ 6 पनाहगाहें हैं, उनमें 100 बेड से ज़्यादा की गुंजाइश है। तो कम से कम 600 के करीब अफराद को अगर हम सिर्फ पुलिस का ये काम हो कि वहाँ पे उनको उठा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ईदी के साथ, दूसरी एम्बुलेंसेज के साथ हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कराएं। वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल जो है जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीहैब की, तो वहाँ पे उनको लेके जाया जाए। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को एग्री कर जाती है, तो अगर गवर्नमेंट इसको एक अनाउंसमेंट करती है, तो बहुत सारे लोग इंसानी हमदर्दी के तहत, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट आके उनके इलाज में जिम्मेदारी लेंगे। और ये बहुत एक ऐसा है कि जो बहुत जल्द किया जा सकता है। इसको पायलट प्रोजेक्ट हम कोशिश करेंगे लाहौर में शुरू करें, फिर पंजाब में दिया जा सके। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और उसमें उनका ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है जब वो CM थे कि लोग लाहौर में इस तरह के नशे के आदी अफराद हैं। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी ओनरशिप लेके पूरे पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट बना सकती है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर इन्हीं पनाहगाहों को कन्वर्ट कर दिए। बिकॉज पनाहगाहें भी इन्हीं लोगों के लिए हैं कि जो शेल्टरलेस हैं, जिनके पास नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव हम प्रपोज कर रहे हैं। आई एम श्योर कि जब आई साहब एक ब्रीफिंग देंगे गवर्नमेंट को, तो आई एम श्योर कि इसकी ओनरशिप ली जाएगी और ये पायलट प्रोजेक्ट आगे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन हमने इसको जड़ से इसका खात्मा करना है। हमारी नौजवान नस्ल इससे तबाह होती जा रही है। इरफान, हम हर रोज़ अपने नाज़रीन के साथ खबरें शेयर करते हैं कि फ़लाँ जगह पर जो है नशा सप्लाई किया जाता है, फ़लाँ जगह पर जो है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सभी लोगों को पता है, कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उस तरह से आप भी एग्री करेंगे कि हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, इस माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल अना, ये बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। आप देखिए कि लाहौर में अगर जो पार्टीज़ हो रही हैं, उन पार्टीज़ के अंदर जिस किस्म का नशा जो है वो यूज़ हो रहा है, जिसमें आइस और STC पेल्स मंशियात मिल जानी है जो ईज़िली इनको अवेलेबल होगी। अब अगर हम मेडिकल स्टोर्स की बात करें जो इंजेक्शन ये लेते हैं, लाहौर पुलिस इनको पकड़ती है या ज़िला इंतज़ामिया इनको पकड़ती है, इनको सील करती है,
तो उसके 1 या 2 दिन बाद ये दोबारा इनको कानून के अंदर सुकम मौजूद है ना हमारे पास ऐसी सजाएं नहीं है कि हम अगर कोई एक बंदा जुर्म करता है उसको सख्त सजा दिलवाएं ताकि उसको इबरत का निशान बने और कोई आगे से कोई हिम्मत ना करे। असल इशू ये हमारा है कि हम अगर किसी मंशियात फरोश को भी पकड़ेंगे, हम अगर किसी ऐसे मेडिकल स्टोर जो नशा आवर इंजेक्शन बेच रहा है उसको पकड़ेंगे, जो एसटीसी पिल्स बेच रहे हैं उनको पकड़ेंगे, या कोई ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो उनको पकड़ेंगे, तो उसके बाद वो फौरी तौर पे बेल आउट हो जाएंगे। पुलिस अपना काम करेगी, पर्चा करेगी, उसके बाद फिर उनके पीछे पीछे कि कोई किसको पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। अच्छा, ये चीज़ें समझने वाली हैं, पुलिस का काम यहाँ तक है, लेकिन बारहा हम कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करी, क्यों सुहेल चौधरी साहब? देखिए, पुलिस एक, मैंने कहा है कि इस जो नशे के आदी अफराद है, तो पुलिस इसमें एक बहुत ही छोटा सेगमेंट है। पुलिस को ये देख के लोग रिएक्ट करते हैं, आपने खुद बताया कि अपने आप को ब्लेड मार लेते हैं, अपने हम पुलिस वालों पे अटैक करते हैं। अटैक हुए हैं। हमने तो ये जो प्रपोजल बनाई है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या 1122 या ईदी के एम्बुलेंसेज हों, हम पुलिस वाले उसमें प्राइवेट क्लोज में इनके पास जाएं, और बिकॉज ज़ाहिर है ये इनको पकड़ना है, आपने इनको अरेस्ट तो नहीं करना, इनको आपने बेसिकली मोटिवेट करके पकड़ के लाना है। उसमें हम प्राइवेट क्लोज में जाएंगे, पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी, इनको लेके जाके इन सेंटर्स में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी रिहेबिलिटेशन, इनको शहरी बनाना ज़ाहिर है वो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पुलिस आज भी, ये इनिशिएटिव भी पुलिस का है, और हम आई साहब ने हमें ये गाइडलाइन दिया कि क्यों ना हम ये इसको किया जाए। तो आई एम श्योर कि जब ये प्रपोजल, इसको एक डेलिब्रेशन की जाएगी तो बहुत एक अच्छा और ये बड़ा एक भरपूर फैसला होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि हम नशे के आदी अफराद को जो रिहेबिलिटेशन कराएंगे तो ये फाल शहरी बन जाएंगे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मामला है जी। और इसमें है ना, देखिए लाहौर पुलिस की तरफ से जो प्रपोजल बनाई जा रही है उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई कि इनको मुल्जिम नहीं आप कंसीडर करें, इनको आप मुतासरा शहरी जो विक्टिम है, ये विक्टिम है, इनको विक्टिम समझ के लाहौर पुलिस की तरफ से जो प्रपोजल दी गई कि इनको विक्टिम समझ के इनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, क्योंकि ये लोग वाकई इस हद तक पहुंच चुके हैं, इनके साथ ये जुल्म है कि ये नशे के ऊपर नशे के आदी हो गए। अब इनको रिहेबिलिटेट करके फ्रूटफुल शहरी बनाया जाए और इनसे कोई काम लिया जाए जो माशरे के लिए बेहतरी हो। अगर इस तरह के इकदाम अगर ये गवर्नमेंट इसको टेक कर लेती है, इसको ले लेती है, तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई गेम चेंजर होगा। और जो लोग सड़कों के ऊपर, एक तो शहर का हुस्न तबाह हो रहा है, एक तो मुल्क की जो बदनामी हो रही है, यही लोग आपके फ्रूटफुल शहरी बन सकते हैं, और इन्हीं से आप जो है वो पॉजिटिव जो है एक्टिविटीज़ वो जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें मेरे ख्याल से जल्दी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इस पर जल्दी जो है वो अमल दरामद होने की ज़रूरत है। भिखारियों के हवाले से आपने मुहिम चलाई, फॉलो अप नहीं होता, ये शिकायत है मुझे। मैं जब लास्ट टाइम लाहौर में था दिसंबर से पहले, तो एक भरपूर कैंपेन हमने चलाई और उसमें बहुत ज़्यादा भिखारी पकड़े गए। आपने देखा होगा कि विजिबली शहर की सड़कों पे भिखारी कम हुए। उसके बाद जाहिर है एक कंटिन्यूटी की ज़रूरत थी और हुई भी, लेकिन थोड़ी कमी इसलिए आगे कि बहुत ज़्यादा मैचेस, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ रहीं। अब तुम्हारा फोकस हमारा इनके ऊपर, भिखारियों के ऊपर है, बिकॉज भिखारी जो है वो एक तो हरासा करते हैं, दूसरा कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि लोग भीख मांगे। बिल्कुल, अगर छोटे बच्चे उनको ड्रग्स दी जाए और उनको सुला दिया जाए और उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाए, या कोई बंदा अपनी मजबूरी से फ़ायदा उठाए, तो कानून इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और सुहेल चौधरी साहब, हमें तो ये भी पता चला है जराइम पेशा अफराद भी इनमें जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया जा रहा है। बिकॉज आप किसी चौक चौराहे में अगर आप देखें तो एक ही तर्ज के आपको वही लोग वहाँ पे नजर आएंगे। तो लाहौर पुलिस ने अब ये इनके ऊपर क्रैकडाउन में, इनके जो सहूलतकार हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया है, सो दैट हम उनको पकड़ें, उनको कानून के उसमें दायरा कार में लेकर आए। जो लास्ट टाइम कैंपेन की गई थी उससे ज़्यादा भरपूर तरीके से अब कैंपेन की जाएगी इंशाल्लाह। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा शहरियों से कि लाहौर पुलिस की मदद करें, वो चौक चौराहे, वो जगह बताएं हमें, ताकि अगर हमारी नज़र से किसी दफ़ा उमेट भी हो जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे भिखारी बहुत ज़्यादा है, तो हमें हाईलाइट करें, मीडिया के थ्रू हाईलाइट करें, सो दैट हम उनको कानून के दायरे में लेकर। बिल्कुल। अब शहरी जो हैं वो तो हेल्प करेंगे, लेकिन इरफान जो है इस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं और साथ साथ ये चीज़ें हम अपनी स्क्रीन पर हाईलाइट करते रहते हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि शहर में इस तरह के जराइम पेशा अनासर जो हैं वो भी हाईलाइट हो सके, वो उनको भी करार वाक़ई सज़ा मिल सकते, अमन व अमान हो। जब अमन व अमान होगा, हम लोग खुद अपने आप को महफूज महसूस करेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहूँगा कि पुलिस की ओनरशिप लें, पुलिस इस माशरे का हिस्सा है, हम बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं है, हम इस माशरे का उसी तरह हिस्सा है कि जिस तरह के आम लोग हैं। हम इस माशरे से स्ट्रेंथ ड्राइव करते हैं, पुलिस को अब ओन करें, पुलिस के पास आए, हमारे दफातर में आम तासुर ये होता है थानों में चले जाएं तो पुलिस आपके साथ ताउन नहीं करती, इसको कैसे हमने दूर करना है? ये तासुर अब बहुत हद तक इसलिए ज़ाहिर हो चुके हैं बिकॉज अब कैमराज लगा दिए गए हैं, थानों में कैमरा लगा दिए गए हैं, SHO के कमरे में, फ्रंट डेस्क में है,
अब आप देखिए, आज आप फुटेज चला रहे हैं कि हमारे बिल्कुल safe पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो शहरियों की मदद कर रहे हैं। अब जब कैमरा में एक चीज़ आ जाएगी तो डेफिनेटली उसकी एक कॉग्निजेंस ली जाएगी कि अगर गलत सलूक किया गया है, अगर सही सलूक किया गया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो जाएँ, हमारे दफातर में आएँ, हमारे थानों में जाएँ, हमारी कमियाँ कोताहियों को बताएं और हमारी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करें, जिस तरह मीडिया करता है, आपका चैनल करता है, बहुत सारे लोग हमारे अच्छी चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है। तो मैं इसलिए कहूँगा जिस तरह सिटी 42 की ये काबिश होती है कि छोटी से छोटी चीज़ को करते हैं तो लोग भी इस तरह अप्रिशिएट करें। तो आई थिंक कि माशरा जब ओनरशिप पुलिस की लेगा तो पुलिस में बहुत ज़्यादा बेहतरी मजीद आएगी इंशाल्लाह। इरफान, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल सुहेल चौधरी साहब की बात ठीक है कि ओनरशिप लें और पुलिस को इन्फॉर्म करें। देखें, जब हम अपने नेबर का ख्याल नहीं करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने गली में, अपने मोहल्ले में चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे कि अगर वहाँ पे कोई बुराई हो रही है, अगर वहाँ पे कोई मंशियात इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे किसी के पास वेपन है, वहाँ पे अननोन पीपल आए हुए हैं जिनकी एक्टिविटी मशकूक है, हम पुलिस को नहीं बताएंगे तो पुलिस को ख्वाब नहीं आएगा कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, उसको पकड़ें। जब तक शहरी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि पुलिस वाकई एक छोटा सा कंपोनेंट है उसमें, अगर पूरी सोसाइटी में देखा जाए तो अगर हमने इनको स्ट्रेंथन करना है, हमें इनको बताना होगा कि इस एरिया में ये हो रहा है, इस एरिया में ये गलत हो रहा है, और अगर उसके बाद ये ना करें तो मैं समझता हूँ फिर इनसे एहतसाब होना चाहिए। लेकिन हमें पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ेगी, हमें इन लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये हो रहा है और इसको हमने कैसे रोकना है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्योंकि हम हर वीकेंड के बाद मंडे को जब आते हैं तो अखबार में खबर हमें छपी नज़र आती है कि फ़लाँ जगह पर डोर फिरने से फ़लाँ बंदा जाँ भाग हो गया। आपके इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें, अगर कहीं पर ये डोर, चरखियाँ, पतंगे तैयार की जा रही हैं वो भी पुलिस को खबर करें। सुहेल चौधरी साहब, इस पर भी मुझे एक मैसेज चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा ये अफसोसनाक वाक़या होता है कि जब किसी भी इंसानी जान का ज़िया होता है डोर फिरने पे, उस शख्स का क्या कसूर है कि जो अपने घर से बाहर निकला है और किसी की गलती की वजह से उसकी जान गई या उसका कोई एक ऐसा नुकसान हो गया कि जो कि नाकाबिल तलाफ़ी है। ये डोर जो है, धाती डोर, ये अब बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन पुलिस ने इसके ऊपर करके कंट्रोल किया कि, लेकिन अभी भी डोर बिक रही है। तो बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को ये समझाएं कि ये खूनी खेल है, बिकॉज इससे किसी की जान जाती है। अगर पतंगबाजी की पाबंदी लगाई गई है तो जाहिर है इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा सोच इन्वॉल्व है। इसको डिस्करेज करें, अगर कहीं से हो रहा है तो हमें बताएं, बिकॉज गली मोहल्लों में ये बिक रही हैं, गली मोहल्लों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो लाजमन इसको हाईलाइट करें ताकि पुलिस इसका क्रैकडाउन कर सके। थैंक यू सो मच। ये वो चीज़ें हैं जिस पर आपको पुलिस के साथ ताउन करने की ज़रूरत है। आपका ताउन बहुत ज़्यादा दरकार होता है। जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कोई ऐसा मसला है कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए तो ज़रूर आप इन्फॉर्म कीजिए, ताकि आप भी बतौर शहरी, जिम्मेदार शहरी, अपना जो है वो किरदार अदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका। सुहेल चौधरी साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, अभी हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ। हेडलाइंस होंगी, ब्रेक होगी, उसके बाद जब शो में हाजिर होंगे तो हमने कुछ गुफ्तगू करनी है शहर में। जी प्रॉपर कल से आई थिंक बाकायदा तौर पर जो है वो मवेशी मंडियाँ लगने जा रही हैं, इंतज़ामात उसके फ़िलहाल किए जा रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है और इस पर हम देखते हैं अक्सर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, अक्सर लोग नमूद व नुमाइश की तरफ चले जाते हैं, असल जो मकसद है उसको भूल जाते हैं। सो इसका असल मकसद क्या है, असल रूह क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें जो, कुछ सवालात आप जानना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो इज्तिमाई कुर्बानी आप किस तरह से हिस्सेदार बन सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं, बहुत सारे सवालात हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से शो में खुश आमदीद कहेंगे। हम प्रोग्राम के सिस्टम में ईद की आमद से कबल हम ज़रूर इस पर प्रॉपर एक शो करेंगे सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के हवाले से। लेकिन आज जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ चीज़ें जो लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से कि आया वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करना भी चाह रहे हैं तो किस तरह करें। एक महदूद अमाउंट के ज़रिए जो कुर्बानी के लिए हिस्सा डाला जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी उसका सवाब उस तरह से नहीं है, इस पर क्या अहकामात हैं। सेकेंडली, कुर्बानी का जानवर खूबसूरत होना कहा जाता है बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो आज तो अगर आप खूबसूरत जानवर ख़रीदने जाएं तो आपकी जेब भी इजाज़त नहीं देगी। सेकेंडली, कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से क्या अहकामात हैं, मकसद असल में क्या है कुर्बानी का, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हमने बात करनी है और इसके साथ साथ शहर में जो मवेशी मंडियाँ लगी हैं वहाँ के कुछ हालात भी आपके साथ डिस्कस करने हैं। वहाँ के हालात पता होंगे तो आप प्लान करेंगे ना कि आपने कुर्बानी के लिए असल में क्या ख़रीदना है, आपका बजट क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या है। सुनैन की तरफ हम पहले चलेंगे।
हसनैन बताइएगा, अभी मवेशी मंडियाँ प्रॉपर तौर पर तो फ़ाल नहीं हुई हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, सो इस टाइम क्या हालात हैं और कुछ भाव ताव अभी शुरू हुआ है या नहीं? कीमतें मैक्सिमम मिनिमम क्या हैं अभी? हाँ जी, अगर मंडियों की सूरत हाल की बात की जाए तो जो मुस्तकिल मंडी है शाहपुर कांजरा उसमें इस वक्त मौजूद है, जिसको मिलाकर तकरीबन 12 जो मवेशी मंडियाँ हैं और कहना की जो मवेशी मंडी है वो काबिल जिक्र है। अगर बात की जाए इस दफ़ा जानवर की तो ये वो काबिल जिक्र है। अगर बात की जाए जी इस दफ़ा जानवर की तो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा अगर जो जानवर है तो वो तकरीबन 50% महंगा हो गया। महंगा होने की रीज़न ये बताई जाए जानवर हैं जो मवेशी हैं उनकी देखभाल के ऊपर जो लागत आई है उसमें इस कदर इजाफा हो गया है, जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर साथ में ये भी कहा जाता है कि जी पेट्रोल की जो कीमतें हैं उससे बढ़ी हैं और हमारे जो किरायाजात हैं जो फेयर उन्होंने अदा किए हैं दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुँचने में, तो उनकी जो अदायगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से जो जानवरों के रेट्स हैं जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। अगर बात की जाए छोटा जानवर जो बकरा है या मेंढा फिर या छतरा वगैरह जो आपने खरीदना है तो स्टार्टिंग जो अमाउंट है वो आपने अपने जहन में रखनी है जी 50,000 से लेकर जो 1 लाख है उसके दरमियान में आपको छोटे से छोटा जानवर मिलेगा मुनासिब सूरत हाल में। अगर आप बहुत अच्छा जानवर लेना चाहते हैं तो आप लाख प्लस अपने जहन में रखें और फिर मंडी का रुख करें। यहाँ पर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं हम कि इस दफ़ा जो जानवर हैं वो इतने महंगे क्यों हैं। बताया जा रहे हैं जी उनकी लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। भाई बात सुनिएगा, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप आए हैं, कितने जानवर लेके आए हैं आप? हम राजनपुर से हैं। कितने जानवर हैं आप? 40। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बकरे की क्या कीमत? 50 है। और इसके ऊपर आपकी लागत कितनी आई है, कितने का बेचेंगे तो आपको कुछ पैसे बचेंगे? 35 की लागत है। और आपने कोई किराया वगैरह अदा किया होगा, फिर जाके 50 का बेचेंगे तो कुछ बनेगा? हाँ। कितना अदा किया, कहते हैं बड़ी महंगाई हुई है जिला राजनपुर तो 40-50 तो डीजल महंगा है तो 40-50 बकरा लेके आए हैं। तो डीजल महंगा है, गाड़ियों का किराया बहुत हो गए हैं। जिस गाड़ी में हम पहले साल आए थे लाख रुपए में, वो कहता है 2.5 लाख दो किराया। तो ऐसे करके बहुत महंगाई हो गई है। इसकी कितनी कीमत? इसकी कीमत है 55। बिल्कुल ऐसे बात नहीं बनेगी। यहाँ पर जी जो 50,000 है उससे कम जानवर आपको यहाँ पर जी ठीक है जी। हसनैन, कुछ तकनीकी वजूहात हैं, हमारे साथ मौजूद थे। आई विश कि हम कुछ कीमतें आपके साथ ज़्यादा शेयर कर पाते हैं और आपको जानवर भी दिखाते हैं कि मंडी में किस तरह के जानवर मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सिलसिला हम हर रोज़ की बुनियाद पर जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। मजबूत स्कॉलर हैं डॉक्टर नईम हफीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमने जानना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जो असल मकसद है, हमने बहुत ज़्यादा ना वो शो ऐड कर लिए इसमें और हम चाहते हैं कि जी बस सबको पता चले हम कुर्बानी का जानवर लेकर आए हैं, क्योंकि हमने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी लगानी है, वीडियोस भी बना के लगानी है, तो वो सबको पता चलना चाहिए, फैमिली में ही नहीं बल्कि हर जगह पर। मकसद असल में क्या है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मदऊ किया। देखिए जितनी भी इबादात हैं उनका मकसद तो महज अल्लाह ताला को राज़ी करना है। और क़ुरबानी के बारे में अगर हम पहले इस लफ्ज़ का मीनिंग और डेफिनेशन को अगर देख लें तो क़ुरबानी कहते ही उस चीज़ को हैं कि हर वो काम जिसके करने से आप अल्लाह की क़ुर्बत हासिल कर लें, अल्लाह के करीब हो जाएं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और असल तो अगर आप देखेंगे कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिस तरह आजमाइश हुई, जिस बड़े पैमाने पे हुई, हमें भी दरअसल कुर्बानी करते हुए वही ख्यालात और वही बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि ये तो महज चंद रुपए की कुर्बानी हम कर रहे हैं, लेकिन और वो जो दुआ सैयदना इब्राहीम की कुरान करीम में बयान हुई है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा,
कि मैं उसी ज़ात की तरफ जो आसमान व ज़मीन की पैदा करने वाली है, मैं उसी तरफ अपना मुतवज्जे हो के यकसुई के साथ मैं अपना क़िबला उस तरफ कर रहा हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हुए, वो बड़ी अहम है। उसमें सारा का सारा कुर्बानी का फ़लसफ़ा आ जाता है। और वो ज़रूरी भी है क्या पढ़ना? जी देखें, ज़रूरी तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी बहुत है, ठीक है, लेकिन मसनून मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप जो पढ़ते थे, ज़रा आप अगर उस पर गौर करें कि इन्ना सलाती व नुसुकी, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरी ज़िंदगी और मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बेशक यही कुर्बानी का मकसद है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बड़ा साफ लफ्ज़ों में ये बात वाज़े कर दी है कि जो आपने बात अपने इंट्रो में बात की है ना कि आज हमारा सारा ध्यान ज़ाहिर के ऊपर ज़्यादा होता है। महंगे से महंगा आप जानवर लेके आते हैं और फिर रास्ते बंद कर देते हैं और फिर उनकी सेल्फियाँ बना के ग्रुप्स में शेयर करते हैं। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमें अल्लाह से ये माफ़ी मांगनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे यहाँ पे लाइक्स में ही उसका स्वाब ना पूरा हो जाए। मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना, बच्चों का शौक होता है, अपना बचपन भी याद आता है कि कुर्बानी के जानवर के पास हम लोग सारी रात बैठे रहते थे, लेकिन तब ये चीज़ें नहीं थी कि हम तस्वीरें उतार रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। कुर्बानी के जानवर की आवभगत करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की खुशी होती है वो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इससे हटकर हम देख रहे हैं लोग टिकटॉक्स पे वीडियो लगा रहे हैं, पीछे गाने लगे हैं, और आप मकसद क्या है इन सब चीज़ों का? जी आपकी बात जो है ना वो बिल्कुल उसकी मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए बच्चों का शौक़ होता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ कि जो मामलात हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हैं वो हम 1 लाख रुपए दें या 1000 दें, उसमें कम से कम हमें ये देखना चाहिए। अच्छा उसमें भी अगर आप बाहर बांधते हैं कोई नहीं, अगर ख्याल नहीं आना चाहिए दिखलावे का, दिखलावे का ख्याल आ गया तो अल्लाह ताला ने तो इसका मकसद ही ये बयान किया है कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारे जानवरों के खून और उनके गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचते, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिलों की कैफियत जो तक़वा है वो पहुँचती है। और आप जितनी भी इबादत हैं अगर आप उन पर गौर करें तो तमाम की तमाम जो इबादत हैं उनका सिर्फ हमें एक मकसद नज़र आता है, वो क्या है? तक़वा। और यही चीज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे फरमान में फरमाई, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखते, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तो देखते हैं कि आपने दिल के किस इरादे किस कैफियत से की है। आपका मकसद ख़ानदान को दिखाना है, आपका मकसद पूरे महल्लेदारी को दिखाना है कि चौधरी साहब ने जनाब वो ऊँट किया है, गाय की है, एक बारी बस करा दी है, या आपका मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। और ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप 10 लाख रुपए की कुर्बानी करें, मकसद ये हो कि लोगों को दिखलावा, मकसद की बात कर रहा हूँ, खेल कूद बच्चों की और बात है। और उस अगर मकसद ये है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर नहीं है। और अगर आप 20,000 रुपए का एक हिस्सा डाल लेते हैं और मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर रहे हैं और अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, तो ये उस 10 लाख की कबूलियत अल्लाह ताला ने करनी है। और एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम ज़ाहिरी दुनिया में अपने ऊपर जो लिबादा ओढ़ लेते हैं कि हमारे अंदर क्या है किसी को नहीं पता चलेगा, नीयतें अल्लाह ताला की ज़ात से ज़्यादा कोई नहीं जानता। सो अपनी नीयत रखें कि आप कुर्बानी किस लिए कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, दिखावा है या फिर बाकी आपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी है। सो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हिस्से की आपने बात की, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी हम कह रहे थे जैसे कि हसनैन बता रहे थे आपने छोटा सा भी बकरा ख़रीदना है तो 50,000 रुपये कम से कम होने चाहिए, लेकिन जैसे ईद करीब आएगी छोटा बकरा आपको 50,000 में भी नहीं मिलेगा। हालात ये हैं, इस कदर जो है महंगाई है। सो ये जो हिस्से डाले जाते हैं इससे क्या अहमियत कम हो जाती है, सवाब कम हो जाता है? लोग इस पे भी परेशान रहते हैं कि हमें कोई अहकामात इस बारे में पता चल जाएं। जी बिल्कुल, कोई सवाब कम नहीं होता, ये हमने अपनी बातें बनाई हुई हैं। और दीन इस्लाम देखें, दीन रहमत है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। अद-दीन युस्रुन, हुजूर का फरमाने वाली शान है कि दीन है ही आसानी का नाम। सो आपको जितनी अल्लाह ने वुसअत दी है तो आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और अगर वुसअत नहीं है, आप हिस्सा भी नहीं डाल सकते, तो फिर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इसी बात में मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो फिर हमें वहाँ पे कोई हीले बहाने भी तलाश नहीं करने चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी कुर्बानी आ रही है तो आप देखेंगे कि बड़ी ये बातें हमारे यहाँ होंगी कि ये पैसा किसी गरीब को दे दिया जाए,
जो चीज़ आपको अल्लाह ने, किसी के पास अल्लाह ने वसअत कम दी है, वो 18,000 20,000 रुपए में हमारे यहाँ नॉर्मली आजकल हिस्से चल रहे हैं, तो वो ना बकरा करें, वो ना ज़्यादा हिस्से डालें, वो एक हिस्सा अपना डाल लें। और ऊँट अगर है तो उसके अंदर 10 हिस्से वो किफ़ायत कर देते हैं, एक ऊँट में 10 लोगों की कुर्बानी हो जाती है। गाय अगर है तो उसमें 7 लोग अगर वो हिस्सेदार हों तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। तो बिल्कुल इसमें अजर व सवाब में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। अच्छा, क्या ये भी इस हवाले से भी कुछ अहकामात हैं कि अगर आप बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं तो ज़्यादा सवाब है, गाय की कुर्बानी कर रहे हैं तो कम सवाब है, ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं तो कम सवाब है? ख़ास तौर पे क्योंकि हम तो कहते हैं कि उस टाइम पर अगर वो वाक़या याद किया जाए तो डुम्बा उतारा गया था। क्या वाकई ही इस पे भी सवाब मैटर करता है कि अगर आप बकरा नहीं करेंगे तो सवाब कम है? देखिए, इसमें जो अहले इल्म है ना, हमारे जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के जो बानियान हैं, जिनको हम फुक़हा कहते हैं, उनके यहाँ ये तो बहस मौजूद है कि आया कि सबसे जो अफजल कुर्बानी है वो कौन सी है, अफजल। और उसमें बाज़ ने कहा है कि सबसे अफजल कुर्बानी ऊँट की है, फिर उसके बाद गाय की है, फिर उसके बाद बकरे की है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है कि वो कहते हैं कि नहीं, सबसे अफजल जो कुर्बानी है वो बकरे की है। लेकिन अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए रुख्सत मौजूद है, जो आपके लिए आसानी है आप वो कुर्बान कीजिए। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो उसकी शराइत हैं कुर्बानी के जानवर में होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए। और उससे पहले जिस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो ये है कि जिस पैसे से हम वो जानवर ख़रीद रहे हैं वो पैसा भी रिज़्क़े हलाल से कमाया हुआ हो। अगर हमने लोगों से गलत तरीके से पैसा छीन के लिया है, जुल्म ज़्यादती से लिया है, कोई भी नाजायज़ जो सोर्स है उससे लिया है, और उससे हम पहले 2 की बजाय 200 भी जानवर कर दें। जी तो नाज़रीन, एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। और हम बात कर रहे हैं, आप सभी लोग इस वक्त घर में डिसाइड कर रहे होंगे कि आजकल ये दिन है कि आपने सोचना है कि कितने का जानवर आपने ख़रीदना है, किस तरह से कुर्बानी में हिस्सा डालना है, इसका तरीक़ेकार क्या है। हम मैक्सिमम चीज़ें चाह रहे हैं कि आपके साथ शेयर करते रहें। अब आपने अगर कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाना है, मंडी में आप जाएंगे, आपको ढेरों जानवर नज़र आते हैं। कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदना चाहिए, शराइत क्या हैं, इसके लिए अहकामात क्या हैं? जी कहिएगा डॉक्टर नईम साहब। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखना होता है कि जो जानवर हम ले रहे हैं ये 2 दांत जिसे हम कहते हैं मुसिन्ना उसको कहा गया है, दोंदा है या नहीं है। ठीक है। और ये सबसे पहली उसकी शर्त है। बाज़ जो बेचने वाले भी हैं वो भी वहाँ पे खुद ही मुफ्ती बने होते हैं कि नहीं नहीं जी ये ले लें, खीरा है और ये लग जाता है। और ये नाज़रीन को बड़ी अच्छी तरह से, क्योंकि ये मसला की बात है तो, और वैसे फ़र्क भी इतना नहीं होता प्राइस में, या तो हो ना कोई आधो आध का फ़र्क हो, फ़र्क भी इतना नहीं होता। तो हम तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, इसीलिए जो पहली शर्त है सबसे बड़ी वो ये है कि वो मुसिन्ना हो। हाँ, ये अल्लाह के रसूल का एक इरशाद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है कि अगर वही करो मुसिन्ना यानी दोंदा जो है, और अगर वो ना मिले या तुम्हारे लिए कोई मुशक्क़त हो, फ़तज़बहू जज़अतम मिनज़्ज़अनी, तो फिर जो भेड़ है, ठीक है, उसमें से आप जो है वो खीरा कर सकते हैं। ठीक है। उसमें से सिर्फ, ना कि बकरे में से। दूसरी जो बात है वो ये है कि जानवर लेने से पहले उसके जो कान हैं या उसकी आंखें हैं वो अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए। ठीक है। उसका क्या वो कानापन तो नहीं है आंखों में, या उसके कान तो नहीं कटे हुए हैं, या वो पाँव से लंगड़ाता तो नहीं है। और फिर इसी तरह ये है कि इतना लागर जानवर नहीं लेना चाहिए कि जिसके अंदर चर्बी ही ना हो, यानी बहुत ही लागर जो है ना वो भी नहीं लेना चाहिए। और फिर इसी तरह बीमार जिसके बारे में मालूम हो कि देखते साथ ही कि ये तो बीमार मालूम हो रहा है, उस जानवर को भी लेने से गुरेज करना चाहिए। और आप अगर उसूल की बात देखेंगे तो वो उसूल वही है कि जब हम अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं तो फिर हमारा मकसद ये हो कि बिल्कुल हम ऐसी चीज़ दें जो बग़ैर किसी ऐब के जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये भी बताइएगा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप कुर्बानी का जानवर बिल्कुल ठीक ठाक लेकर आए हैं, घर आके कोई प्रॉब्लम हो जाती है या गाड़ियों से उतारते हुए कोई मसला हो जाता है, ऐसे में क्या है काम आते हैं? देखें, बाज़ तो उसकी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो तो कुर्बानी के लिए वो इस्तेमाल में आ जाता है, जैसे कोई हल्की फुल्की उसको कोई ख़राश आ गई या कोई मसला है। और दूसरी सूरत ये है कि कोई ऐसा उसको उज़र पेश आ गया कि जिसके साथ वो कुर्बानी में नहीं लग सकता, तो ऐसी सूरत में अगर तो अल्लाह ने वुसअत दी है तो हमें कोई ना कोई हिस्सा या वो कर लेना चाहिए। और वैसे भी एक फ़ैमिली की तरफ से एक ही काफ़ी होता है, अगर ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो वो किसी एक में कोई उज़र हो भी जाए तो वो सदक़े के तौर पे वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगा। सही। तो अगर अल्लाह ने बिल्कुल ही वुसअत नहीं दी
तो फिर उस जानवर को कर लेना चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ इतनी कमी नहीं है सवाब की कि बिल्कुल उसको आपने सवाब सही मिले। कहा। अल्लाह ताला फिर अगेन हम यही कहेंगे नियतें देखता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है जो मैंने स्टार्ट में बात की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी, कि वो आके कह रहे हैं बेटे से कि मैंने इन्नी अराफिल मनामी अन्नी असबाहु का फंसुर माजा तरा, मैंने ख्वाब देखा है आपको मैं ज़िबा कर रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि आप बड़ी उम्र के हो गए हैं, आपके ख्वाब अच्छे नहीं हो सकते, ज़रा 2-4 दिन और वेट कर लें, बल्कि उन्होंने कहा कि जो आपको हुक्म मिला है वो आप कर गुजरिए। तो आज हमारे लिए भी जो ख़ासकर नौजवान हैं उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज है कि वो माँ बाप के साथ जो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज में फर्माबरदारी की है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इससे ये सबक लें। और दूसरी बात ये है कि जो बाप बेटे की जो बातचीत हुई वो भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। वो बातचीत हम भूल गए हैं और दुम्बा और खाना पीना हमें याद रह गया है। तो असल जो मकसद है ना वो फर्माबरदारी, कि हमारी सारी ज़िंदगी जो है ना वो दरअसल वो इस मिशन के तहत होनी चाहिए, इस नज़रिए के तहत होनी चाहिए। और यही आपको जितने पैगंबर आए हैं, ना उन्होंने माल की कभी परवाह की, ना अपने वतन की परवाह की, ना अपने घर की परवाह की। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, आप देखिए यही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है कि सैयदा हाजरा को यहाँ से लेके चलते हैं और मक्का में जाके आबाद करते हैं। और जब नबी पाक को देख लें कि जब माल की ज़रूरत पड़ी, किसी ने ये नहीं कहा जी नहीं माल बहुत कीमती है। तो यही हमारा जज्बा होना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट शामिल कर रहे हैं आज की हेल्थ डिटेल। सो आज रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। जी रहमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच। फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके खिदमत में हाजिर है। हमारी टीम चाहती है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत सी बीमारियों से दूर रहें, क्योंकि सेहत है दौलत और इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। सच्ची, ट्रस्ट मी, अपना ख्याल रखें। बहुत सा आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आप हैप्पी फील करोगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से आप हैंडल कर सकोगे। तो चलिए, आपकी फ़िटनेस का ख्याल रखने के लिए आपका लाइफ कोच आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अपनी डाइट का ख्याल अच्छा रख रहे हैं? हाँ, अच्छा रख रहे होंगे। उसके बाद इस मौसम में अपना जो वाटर इनटेक है, फूड, सभी कुछ चीज़ों को बैलेंस के साथ लेके चलना है। एग्जॉस्ट नहीं होना, क्योंकि एग्जॉस्ट होंगे तो मसल वीक होगा, तो यूं ही अंडर प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आज के वर्कआउट में थोड़ा सा पावर ट्रेनिंग वर्कआउट है, तो हम करते हैं पावर ट्रेनिंग एरोबिक वर्कआउट। कैलोरीज भी थोड़ी बर्न होगी, लेकिन शॉर्ट टाइम में आपका एक अच्छा वर्कआउट हो जाएगा, इफेक्टिव वर्कआउट, क्योंकि हम वही वर्कआउट आपके साथ शेयर करते हैं कि जो इफेक्टिव है, जिनका रिजल्ट है। तो इसके लिए मुझे डंबल्स चाहिए। अगर डंबल्स नहीं तो वाटर बॉटल चल सकती हैं। घर में कहीं भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं अगर जिम में जाके करना चाह रहे हैं, लेकिन घर में भी कर सकते हैं। मेल फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए इफेक्टिव वर्कआउट है। मेरे पास डंबल्स हैं। वार्म अप आपने नॉर्मली कर लेना है। 4 एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि 4 एक्सरसाइजेज बाय 3 सेट्स करेंगे तो आपके 12 बन जाएंगे। तो चलें, वार्म अप आपने कर लिया 2-3 मिनट्स। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट शेप में आपने डाउन रहना है, वाइड पोजीशन में, जितना आप बैलेंस के साथ रह सकते हैं, क्योंकि मैं कम ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हर बॉडी बैलेंस डिफरेंट है, तो इसलिए जितना डाउन, देन राइट, देन लेफ्ट, 1 2 3 4 5 10 ईच साइड आपने करना है विथ प्रेशर। 1 2 3, बॉडी आपकी डाउन हो। अब इसको मैं साइड से दिखाता हूँ। नॉर्मली अब मैं मैट से बाहर आ चुका हूँ बैलेंस के साथ। 1 2 3 4, जितना आप प्रॉपरली बैलेंस के साथ रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप जैसे इस तरह बैलेंस करते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईच साइड आपने करना है। 3 सेट्स आपने करने हैं। 30 टू मैक्सिमम 1 मिनट आपने ब्रेक करने, वो भी मौसम के हिसाब से। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। सेकेंड, स्क्वाट्स डाउन देन अप। डंबल्स को इस तरह ग्रिप कर लें, इफेक्टिव एक्सरसाइज, लेवल बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ाते जाएं। ओके, डाउन 1 2 3 4 5 6, पावर ट्रेनिंग भी होगी, आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। 4 5 6 7 8
9, 10। 3 सेट्स आपने करने हैं पावर ट्रेनिंग के साथ। स्क्वाट्स, वेट अप एंड डाउन आपने करना है। 2 एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर कर ली। रिदम में रहना है ताकि वार्म अप आप रहें एक प्रॉपरली, और स्पेशली जब आप वर्कआउट करें प्लीज़ फ़ोन को और बातें नहीं आपने करनी, क्योंकि कंसंट्रेशन रहे और मसल इंजरी ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है स्क्वाट शेप में। देन अब आपने प्रॉपरली मूव करना है एक रिदम के साथ। ओके, नाउ डाउन 1, फुट हील लाइट से टर्न करनी है। अगर आपको नी पे प्रेशर आ रहा है तो आप पैड वगैरह पहन सकते हैं, नी पैड सपोर्ट के लिए। अब स्ट्रेट, मैंने पहले राइट एंड लेफ्ट किया है। स्ट्रेट पोजीशन में आपके ओब्लिक्स मसल डिफरेंट एंगल में हिट होंगे। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिदम में आप स्पेशली आपको मैं मूवमेंट बताऊं सिर्फ पाँव की, आपने हील अप देन फुट फिंगर टर्न करना है नॉर्मली सा, ताकि आपकी लोअर बॉडी भी एक्टिव रहे। नाउ 1, टर्न, 2, टर्न, बॉडी लाइट से बेंड करनी है ताकि फोकस कंसंट्रेशन रहे। 3, ओके, टर्न, 4, टर्न। ये स्ट्रेट है, राइट एंड लेफ्ट में फर्स्ट मैंने बताया था टर्निंग में। नाउ स्ट्रेट 1, 2। जैसा एक डिफरेंट बॉक्सिंग में एंगल्स होते हैं, आप स्ट्रेट पंच करते हो, आप साइड पंच करते हो, इसके डिफरेंट इफेक्ट बॉडी पे आते हैं। ओके, अगेन फोकस, टर्न, 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 एक रिदम के साथ। नॉर्मली बहुत ज़्यादा आप एकदम नहीं जाना, टर्न आपने करना है, हील अप, फुट फिंगर टर्न, ताकि आपको प्रॉपरली पता चले। बॉडी डाउन देन स्ट्रेट, क्योंकि एंगल थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसलिए मैं अगेन आपको दोबारा बता रहा हूँ। फुट फिंगर टर्न, टर्न। कहीं भी आप देख लें ये एक्सरसाइजेज इफेक्टिव हैं। इसको विद इन अ वीक टर्न करें, एक साइकिल बनाएं सिस्टम के साथ, आप विद इन अ मंथ आप चेंज फील करें। लेकिन उसके साथ डाइट का ख्याल रखना है, शाम को आपने कार्ब्स नहीं खाने। नाउ लास्ट एक्सरसाइज सर्कल करना है, ओके, रिदम के साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट इसमें डंबल्स एक डिफरेंट, ओके। नाउ 1, 2, स्ट्रेट, इसमें पाम्स फ्रंट पोजीशन में आएगी। 2, साइकिल सर्कल, 3, 4, 5, 6। इसी लेवल को आपने थोड़ा सा अप करना है, नी लाइट से बेंड, हील लाइट से अप। नाउ अप नॉर्मली, ओके। नाउ बॉडी रिदम में आपके काफ मसल भी स्ट्रांग होंगे और आपके हैमस्ट्रिंग मसल भी। नाउ 1, 2, मैंने अपने फुट फिंगर पे प्रेशर डाला है, लाइट सी हील अप है। नाउ फ्रंट पोजीशन, ओके, 1, 2, स्ट्रेट। अंडर आर्म मसल एक्टिवेट होंगे, शोल्डर और ओब्लिक्स मसल। 4, 5, 6। फुली प्रेशर मैंने हील पे नहीं डाला हुआ। ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है। एरोबिक का एक डे रखें, चेस्ट का एक डे रखें, शोल्डर का रखें, लेग का रखें, एक प्रॉपरली एक सिस्टम साइकिल बनाएं। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इसको डाउनलोड करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस तरह प्लान्स होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज अवेयरनेस के लिए है, आपको बताने के लिए। इतना सारा हम स्ट्रगल करते हैं, हमारी टीम करती है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आपने ये करना है, पूछना मेरा फ़र्ज़ है, करना आपने है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस ट्रेनिंग को फॉलो करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा काम है आप तक अवेयरनेस मैसेजेस देना। तो इसको करें, मुझे फॉलो करें, फीडबैक दें और अगर कोई इशू है तो वो भी शेयर करें। इंशाल्लाह उसको एक प्रोग्राम के थ्रू आप तक मैसेज पहुँचाया जाए। तब तक के लिए इजाज़त दें, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुश रहें, फिट रहें और दुआएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। रहमान, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक और अब शामिल करेंगे आज के भाव। अच्छा जी, कलीम की तरफ चलते हैं तो उनसे जान लेते हैं कि सब्जियों की आज की कीमतें क्या हैं। हम देख रहे हैं कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। सो रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं उनकी कीमत अभी कहाँ पहुँची, आने वाले दिनों में कहाँ पहुँचेगी, वो तो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। ओवर टू यू कलीम। बिल्कुल, रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई की वजह से जो गरीब है वो दो वक्त के खाना खाने से भी आजिज़ आ चुका है और जो महंगाई का जिन है वो भी मौजूदा हुकूमत काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। अगर आज बात करें कि सब्ज़ियाँ किस कीमत पे फ़रोख्त हो रही हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज की। उसकी सरकारी कीमत जो है वो 70 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 80 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद अगर बात कर लें आलू की, उसकी सरकारी कीमत जो है वो 60 रुपये है, ओपन मार्केट के अंदर 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन देसी की जो सरकारी कीमत है वो 224 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 230 से 235 तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद टमाटर की अगर बात करें, इसकी सरकारी कीमत जो है वो 90 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 100 और 105 तक फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अदरक चाइना की बात करें तो इसकी जो सरकारी कीमत है वो 250 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 270 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जो टिंडे हैं इसकी सरकारी कीमत 145 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर इसकी जो कीमत है वो 150 से 155 रुपये है। जबकि शिमला मिर्च है, इसके जो सरकारी कीमत है वो 120 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 130 से 135 तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद अगर सब्ज़ मिर्च की बात करें, इसकी जो सरकारी कीमत है वो 130 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 135 से 140 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। अरबी की सरकारी कीमत जो है वो 120 रुपये है, जो ओपन मार्केट के अंदर 130 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद अगर बात करें करेले की, इसकी जो सरकारी कीमत है वो 133 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 140 से 150 रुपये तक ये फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद भिंडी की अगर बात कर लें तो इसकी जो सरकारी कीमत है ये 75 रुपये है, जबकि ये 80 से 85 रुपये में फ़रोख्त हो रही है ओपन मार्केट के अंदर। और इसी तरह जो लीमू है इसकी जो सरकारी कीमत है वो 250 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 260 से 270 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो दीगर सब्ज़ी हैं उसकी कीमतों में भी जो है वो खासा इजाफा देखा गया है, और जो कि हर सब्ज़ी की कीमत में 10 से 20 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि जो हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ देने के वादे किए थे वो धरे के धरे रह चुके हैं, और जो गरीब के लिए 2 वक्त का खाना था वो भी इस हुकूमत ने छीन लिया। इनका यही कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुनासिब इक़दाम करे, ताकि जो उनकी ज़िंदगी है वह मामूल के मुताबिक और आसानी से गुजर सके। जी ठीक है, थैंक यू कलीम, आपने सब्जियों की कीमतें हमें बताई, और ये जितनी सब्जियां पीछे आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं, जब आप लेने जाएंगे तो इसकी आपको खूबसूरत पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो खूबसूरत ताज़ा सब्जियाँ हैं वो आपको मिलेंगी उनके मनपसंद रेट पे, डीसी रेट पे आपको अलहदा से सब्जियाँ गली सड़ी पड़ी मिलती हैं जो कि दी जाती है। खैर, महंगाई का ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है, इसी तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, और हमारी आपकी सबकी मजबूरी ये है कि हमने खाना बनाना है तो ये सब चीज़ें खरीदनी है। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।